हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन योर स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। आज हम पार्लियामेंट्री कमिटीज एंड देयर वर्किंग का पार्ट 2 देख रहे हैं और ये पार्ट 2 आपका फाइनल डिस्कशन होगा इस टॉपिक के बाद, इस क्लास के बाद, इस लेक्चर के बाद पार्लियामेंट्री कमिटीज रैप अप हो जाएंगी एंड दिस इज गोइंग टू बी one of the most comprehensive lectures you have seen on YouTube or anywhere. So if you want to follow, you can follow. इसका पार्ट 1 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हालांकि दोनों क्लासेस एक ही टॉपिक से हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज एंड देयर वर्किंग से हैं, बट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यानी अगर आप चाहें तो जो इसका पार्ट 1 है उसको देखने के बाद इसको आइए और पार्ट 2 देखिए, तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। या फिर आप सिर्फ इसी क्लास को फॉलो करना चाहते हैं और इसमें जो पिलर्स हम कवर कर रहे हैं उसको करना चाहते हैं, तो भी कोई आपको मसला नहीं होगा, आपको सारी बात समझ में आएगी। टॉपिक हम पार्लियामेंट्री कमिटीज एंड वर्किंग ही कवर कर रहे हैं, बट जो टॉपिक्स हैं जो उसमें कवर किया है वो दे आर डिफरेंट, और यहाँ पे जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं दैट इज डिफरेंट। सो चलिए इसी टोन पे आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सो पिलर्स कौन कौन से हम कवर कर रहे हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज एंड देयर वर्किंग में? इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम 3 इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं जिनको हम वी आर गोइंग टू इवेलुएट देयर वर्किंग। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज पार्लियामेंट्री पैक, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। देखिए इतनी बार पैक और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बोला है, फिर भी जब भी पी आता है तो पी फॉर पार्लियामेंट ही आ जाता है। सो आई होप यू विल नॉट माइंड दैट। सो पैक की हम वर्किंग की इवेल्युएशन करेंगे, इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या रोल रहा है, ये हम देखेंगे। दूसरा, हम एस्टिमेट्स कमेटी के वर्किंग की इवेल्युएशन करेंगे, इसका यूजफुलनेस क्या है, पार्लियामेंट्री वर्क में क्या कंट्रीब्यूशन है। और तीसरा, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज है, अगेन उनका इवेल्युएशन देखेंगे। अब जो भी यहाँ पे है जो भी यहाँ पे हम कंटेंट डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा क्वेश्चन कोई भी आएगा, देखिए वर्डिंग्स चेंज होती है, एसेंस वही रहता है। पूछना आपसे यूपीएससी को एक ही चीज है, अगर कोई लॉन्ग स्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन है तो वो यूपीएससी हमेशा हमेशा आपसे उसके इवेल्युएशन, उसकी वर्किंग, उसके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, कहाँ कहाँ सही काम कर रही है, कहाँ लिमिटेशंस आ रहे हैं, और सॉल्यूशन यही पूछेगी। सो आप में से जो भी है इन तीन टॉपिक्स को कवर यहाँ पे कराया जा रहा है। दिस आर गोइंग टू बी योर प्रीमियम कंटेंट। ऐसा नहीं कि यहाँ भी कर लिया और 500 जगह पे और भी घूम रहे हैं कि कहीं से कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। आम बन के रहना, जनरल स्टडीज में आम बन के रहिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए, अपने आप खास बन जाएंगे। सो इसी टोन के साथ लेट्स स्टार्ट विथ पार्लियामेंट्री अगेन पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एंड इसका रोल इन एस्टैब्लिशिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी टू द पार्लियामेंट। तो सबसे पहले हम पब्लिक अकाउंट्स कमिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे कि व्हाट इज पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। सो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक वन ऑफ द फाइनेंस कमेटी है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1921 में हुआ था, याद रखेंगे आप। सेकेंडली, इट फंक्शंस अंडर रूल नंबर 308 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। दिस इज अ पीटी क्वेश्चन, ये आपको पता, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर या फिर कंडक्ट ऑफ बिजनेस से गाइड होती है, या फिर राज्यसभा के होती है, या फिर दोनों से होती है। तो याद रखिएगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस से गाइड होती है, एंड प्रिसाइजली रूल नंबर 308। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है एग्जीक्यूटिव, ये इंश्योर करना कि एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल स्फेयर में पार्लियामेंट से अकाउंटेबल बना रहे। एग्जीक्यूटिव की फाइनेंशियल स्फेयर में पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, ये इसका फंक्शन है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। चलिए अब की फंक्शंस देख लेते हैं। व्हाट आर द की फंक्शंस ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। यहाँ पे आपको हेडिंग में फंक्शन दिया गया है। अगर आपसे पूछे डिस्कस रोल, आप यहाँ पे रोल लिखेंगे। परफॉर्मेंस, आप यहाँ पे परफॉर्मेंस लिखेंगे। कंट्रीब्यूशन पूछा, अगर वर्ड में फंक्शन के जगह पे कंट्रीब्यूशन पूछा तो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिखेंगे। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्ले विद द सेम कंटेंट। अगेन आपको जो भी यहाँ पे कंटेंट हम दे रहे हैं वो 15 मार्कर्स के
फॉर्मेट में दे रहे हैं, यानी हम एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को एलाबोरेट करते हैं, इसको एग्जाम्पल के साथ हम वैलिडेट करते हैं। अगर 10 मार्कर आता है, 10 मार्कर में आपका अप्रोच डिफरेंट हो जाता है, आप पॉइंट तो लिखते ही, एलाबोरेशन आप एकदम एलिमिनेट भी कर सकते हैं या फिर एकदम मिनिमल रखेंगे, कुछ एक पॉइंट्स में 10 मार्कर में आप एग्जाम्पल भी इंक्लूड करेंगे। सो दिस इज हाउ योर अप्रोच जस्ट चेंजेस, कंटेंट रिमेन्स द सेम। So now come, so we are going to discuss the functions, role, performance, contribution, etc. of PAC, that is Public Accounts Committee. The first contribution is its role in scrutiny of CAG reports. First and foremost role क्या है PAC का? PAC जो भी CAG के audit reports होते हैं उनको evaluate करता है, उनको रिव्यू करता है, और इन ऑडिट रिपोर्ट्स में, कैग के ऑडिट रिपोर्ट्स में जो भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज एंड इनएफिशिएंसीज आती है उनको एक्सपोज करता है। दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पैक। सो यू, आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया, अब आप एग्जाम्पल देंगे। सो एग्जाम्पल में कहेंगे कि कैग की जो कैग की रिपोर्ट आई थी 2G स्पेक्ट्रम अलोकेशन पे, और इस कैग की रिपोर्ट को पैक ने इन्वेस्टिगेशन किया, और उसके बाद मैसिव लॉस जो एक्सचेकर हुआ था, ऑलमोस्ट ऑफ द ट्यून ऑफ 1.76 लाख करोड़ का मैसिव लॉस पैक ने अनकवर किया था, एंड दिस प्रोम्प्टेड सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। तो पैक के इन्वेस्टिगेशन और पैक की फाइंडिंग्स के ये देखिए, ये रियलिटी में इस लेवल तक इसकी अथॉरिटी है, इसका इन्फ्लुएंस है कि अगर कोई पैक हाईलाइट करता है इशू, और इस ट्यून का, इस फिगर का अगर इस कोई इनएफिशिएंसी अनकवर होती है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में, एक्सचेकर के एक्सपेंडिचर में, तो सुप्रीम पैक रिपोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरवेंशन हो सकता है। सो दिस इज द अथॉरिटी ऑफ पैक। सो फर्स्ट function, first role is the scrutiny of CAG report. Second, the PAC contributes in the examination of government expenditure. गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को एग्जामिनेशन करना, और ये इंश्योर करना, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को एग्जामिनेशन करना और ये इंश्योर करना कि जो एक्सपेंडिचर है वो पार्लियामेंट के इंटेंशन के साथ और साथ ही साथ जो बजटरी प्रोविजंस हैं उसके साथ अलाइंड हो। यानी पार्लियामेंट ने बजट प्रोवाइड करने से पहले जो इंटेंट इंश्योर किया था कि ये पैसे कहाँ पे खर्च होंगे, किस तरह से खर्च होंगे, किस लिए खर्च होंगे, ये इंश्योर करना कि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर इस इंटेंशन, पार्लियामेंट के इस इंटेंशन के साथ अलाइंड है या नहीं है। अब आप एग्जांपल देंगे और कहेंगे कि साहब 2018 में पैक ने मनरेगा स्कीम के अंदर फंड मिसयूज को रिव्यू किया था कुछ स्टेट्स में, और रिकमेंड किया था कि फंड डिस्पर्सल में बेटर टारगेटिंग एंड ट्रांसपेरेंसी हो। क्लियर है ये, आपने एक्सप्लेन कर दिया और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी दे दिया कि 2018 में पैक ने मनरेगा स्कीम के तहत फंड मिसयूज को रिव्यू किया था और साथ ही साथ रिकमेंड किया था कि फंड डिस्पर्सल में ट्रांसपेरेंसी एंड बेटर टारगेटिंग होनी चाहिए। दैट्स इट। नाउ थर्ड फंक्शन पे आते हैं। थर्ड फंक्शन क्या है, थर्ड रोल क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, कि पैक कंट्रीब्यूट्स इन होल्डिंग मिनिस्ट्रीज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। कैसे होल्डिंग मिनिस्ट्रीज अकाउंटेबल, कैसे, टाइम टू टाइम जब भी पैक को लगता है कि कहीं कोई फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी में डेविएशन है, पैक उस मिनिस्ट्री के और उस मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट्स को, उस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स को समन करती है एंड क्वेश्चन करती है, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस समनिंग एंड क्वेश्चनिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, पैक इन्फोर्स करती है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू द पार्लियामेंट। क्लियर है ये? PAC contributes in holding ministries accountable to the parliament. How? By summoning ministries and their bureaucrats or representatives to and questioning them in matters of financial impropriety. कहीं भी अगर पैक को लगता है कि फाइनेंशियल impropriety हुआ है, यानी पैसे की जो खर्च है वो सही तरीके से पार्लियामेंट के इंटेंशन के अकॉर्डिंग एंड बजटरी एलोकेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, देन ये फिनेंशियल इम्प्रोप्राइटी का मसला है। और इस तरह के मसले में पैक जो है मिनिस्ट्री को और इसके रिप्रेजेंटेटिव्स को समन करती है एंड क्वेश्चन करती है, एंड बाय एक्सरसाइजिंग दिस एक्सरसाइज पैक इन्फोर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू द पार्लियामेंट। अब आप बोलेंगे साहब एग्जाम्पल दीजिए,
तो आप लिखेंगे कि साहब ऐसा है कि 2019 में पैक ने 2019 में कैग की एक रिपोर्ट आई थी और उसने रेलवे में मेजर मेजर प्रोजेक्ट्स में दो इश्यूज फ्लैग किए। एक तो था कि कॉस्ट ओवररन हो रहा है, दूसरा डिले हो रहा है। दैट इज पार्लियामेंट ने जो बजट सैंक्शन किया उससे कॉस्ट ऊपर जा रहा है, दूसरा कि जो टाइमलाइन था वो भी सरपास हो रहा है। सो कैग ने ये दो इश्यूज फ्लैग किए थे मेजर प्रोजेक्ट्स जैसे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के प्रोजेक्ट में, और इस रिपोर्ट के बेसिस पे पैक ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के ऑफिशियल्स को समन किया और क्वेश्चन किया इन इश्यूज पे। सो दिस इज हाउ पैक इन्फोर्सेस एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू द पार्लियामेंट। जहां पे भी फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी का केस आता है, इशू आता है, पैक डायरेक्टली उस कंसर्न मिनिस्ट्री को समन करती है, क्वेश्चन करती है, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगती है। एग्जाम्पल है, पैक ने 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के रिप्रेजेंटेटिव्स को समन किए थे, क्वेश्चंस किए थे कुछ की इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में डिले एंड बजट ओवररन की वजह से। क्लियर है ये? नाउ कम टू फोर्थ इशू। व्हाट इज द फोर्थ कंट्रीब्यूशन ऑफ पैक? फोर्थ है रिव्यूइंग ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। देखिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के एक्सपेंडिचर को पैक रिव्यू करता है। जो कैग ऑडिट, अगेन एक्सपेंडिचर होने के बाद जो कैग की रिपोर्ट आती है, उस कैग की रिपोर्ट को ये पैक ऑडिट करता है और उसके बेस्ड रिकमेंडेशंस देता है। जैसे कि 2020 में पैक ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस को क्वेश्चन किया, साथ ही साथ कुछ जैसे उन फाइनेंसेस को रेशनलाइज कैसे करना है, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे रिकमेंडेशंस भी दिए। सो पीएसयूज के भी को भी रिव्यू करता है। पीएसयूज के ऑडिट रिपोर्ट कैग इशू करता है। कैग के रिपोर्ट के बेसिस पे पैक जो है पीएसयूज के ऑडिट एक्सपेंडिचर को रिव्यू करता है एंड उसके बाद क्वेश्चंस भी करता है एंड देन उसके बाद रिकमेंडेशंस भी देता है। जैसे कि बीएसएनएल एंड एमटीएनएल को 2020 में पैक ने फंड रेशनलाइजेशन एंड बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए रिकमेंडेशंस दिए थे। Again, fifth role or fifth contribution, recommending in systematic reforms. Recommending in systematic reforms. देखिए अभी तक हमने जो एग्जाम्पल्स या आर्ग्यूमेंट्स पढ़े हैं, हमने देखा कि कैग के रिपोर्ट को स्क्रूटिनाइज करना और इश्यूज आइडेंटिफाई करना, यानी अभी तक हमने देखा कि पैक का मेन रोल लैप्सेस को आइडेंटिफाई करना है। बट पैक जो है लैप्सेस को इससे एक स्टेप आगे जाती है, यानी लैप्सेस को आइडेंटिफाई तो करती है, साथ ही साथ इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिसी रिफॉर्म्स भी सजेस्ट करती है एंड प्रोसीजर भी सजेस्ट करती है इम्प्रूवमेंट के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, तो पैक जो है सिस्टेमिक रिफॉर्म्स पे भी रिकमेंडेशन देती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कहेंगे कि साहब पैक ने पीडीएस और एलपीजी स्कीम्स के में सब्सिडी डिलीवरी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए रिपीटेडली रिकमेंड किया था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन सब में अडॉप्ट किया जाए। सो आप ये कह सकते हैं किस तरह से, देखिए इन्होंने सिस्टमिक रिफॉर्म को रिकमेंड भी किया और इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया। सो पैक लैप्सेस को आइडेंटिफाई करने के बियॉन्ड जाती है और साथ ही साथ इन लैप्सेस के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या पॉलिसी रिफॉर्म्स होने चाहिए और क्या प्रोसीजरल इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, ये भी सजेस्ट करती है। और एग्जांपल देंगे कि पैक ने जो सब्सिडी डिलीवरी सिस्टम है पीडीएस और एलपीजी में, यहाँ पे उन्होंने रिपीटेडली रिकमेंडेशंस दिया था कि डीबीटी को अडॉप्ट किया जाए ताकि ये स्ट्रीमलाइन हो सके सब्सिडी डिलीवरी सिस्टम। और ठीक है, तो ऐसा है। सिक्स्थ हम कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि पैक कंट्रीब्यूट्स इन enhancing ट्रांसपेरेंसी एंड सिटीजन्स ट्रस्ट। कैसे? देखिए आप कहेंगे कि देखिए मीटिंग्स तो इनकी क्लोज डोर होती है, लेकिन पैक के जो रिपोर्ट्स होते हैं पार्लियामेंट में टेबल किए जाते हैं और उसको पब्लिक किया जाता है एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस इट फोस्टर्स ट्रांसपेरेंसी। जैसे कि
पैक ने 2021 में पीएम केयर्स फंड को पे के यूजेस पे कोविड रिलेटेड, एक्सक्यूज मी, पैक ने 2021 में पीएम केयर्स फंड का जो यूजेज है उसको क्वेश्चन किया था, और कोविड रिलेटेड फंड के डिप्लॉयमेंट का भी, मतलब पीएम केयर्स फंड का कोविड के कंटेक्स्ट में किस तरह से यूज हुआ है उसको क्वेश्चन किया था पैक ने 2021 में. सो दिस ब्रॉट इंटायर इशू अंडर लेजिस्लेटिव अटेंशन. और अगर कोई बात पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है तो पब्लिक अटेंशन अपने आप गेज कर ले स्थिति है. सो इट इनहांसेस ट्रांसपेरेंसी एंड सिटीजन्स ट्रस्ट. सो कंट्रीब्यूशंस तो हम हजारों लिख सकते हैं, बट वी लिमिट आवर सेल्फ. ये छः कंट्रीब्यूशन है, 6 पॉजिटिव पॉइंट्स है विथ एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल. इसको आप इन नंबर ऑफ वेज में यूज कर सकते हैं. तो चलिए अब हम देखते हैं चैलेंजेस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या है, हिंड्रेंस क्या है, इश्यूज क्या है पैक के फंक्शनिंग में. सबसे पहला तो यही है कि देखिए जो रिकमेंडेशंस है वो नॉन बाइंडिंग है. जैसा हमने कल डिस्कस किया था, बात तो अच्छी है बट मानने के लिए कोई पीछे इसके फोर्स नहीं है. सो एग्जीक्यूटिव मजबूर नहीं है. क्यों मानेंगे? बात तो अच्छी है बट दूर तक क्यों जाए, राइट? सो क्योंकि यहाँ पे कोई स्टिक नहीं है. सो रिकमेंडेशंस आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर and that's why ministry are not legally obligated to act on pack reports. जब नॉन बाइंडिंग है, ठीक है साहब आपने बात अच्छी करी बट हम क्यों मानेंगे जब हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. तो सेकेंड, पोस्ट फैक्टो नेचर ऑफ स्क्रूटनी. पैक की जो स्क्रूटनी होती है ये पोस्ट फैक्टो नेचर होती है, यानी जो हो चुका है उस पर बैठ के हम बातें कर रहे हैं. जो हो चुका है, जो नुकसान हो चुका है उस पे हम अब देख रहे हैं कि अच्छा इस पे नुकसान हो गया, आप क्या करना चाहिए. यानी पैक का जो काम हो कैसा है, पैक तब विचार करती है जब चिड़िया खेत चुग गई होती है, वैसा वाला है, कल हमने डिस्कस किया था. सो पोस्ट फैक्टो नेचर ऑफ स्क्रूटनी मतलब कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो चुका है उसके बाद हम बात कर रहे हैं. तो कोई भी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट पैक प्रिवेंट नहीं कर सकती है. ये इसका एक्शन जो है वो तभी होता है जब फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो जाता है. वैसा ही जब कोई किसी तरह का मिसहैपनिंग हो गई है, चोरी हो गई है, डकैती हो गई है, तब पुलिस आती है, वैसा वाला है. थर्ड इशू क्या है? डिलेड रिस्पॉन्सेस फ्रॉम मिनिस्ट्रीज. अगेन कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है एक्ट करने का, राइट? तो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स, अगर पैक ने कोई क्वेरी पूछा है किसी पार्टिकुलर मिनिस्ट्री से तो इट इज सीन की जो डिपार्टमेंट्स हैं वो रिप्लाई करने में, रिस्पॉन्स करने में महीनों लगाते हैं. ठीक है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ऑफन टेक मंथ्स टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी. सो ओवरऑल पैक की एफिकेसी जो है वो कम होती है, राइट? एंड अगेन एक और इशू डिस्कस कर लेते हैं कि लिमिटेड मीडिया और पब्लिक अटेंशन है, राइट? देखिए पैक काम तो बहुत सही कर रहा है लेकिन इसकी जो फाइंडिंग्स है उनको उतनी अटेंशन नहीं मिलती, उतनी विजिबिलिटी नहीं मिलती. इसकी वजह से क्या होता है कि फाइंडिंग हमेशा पब्लिक प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाते फॉर अकाउंटेबिलिटी, राइट? So these are the issues, these are the limitations, these are the challenges in the working of the pack. नॉन बाइंडिंग नेचर है रिकमेंडेशंस के, स्क्रूटनी पोस्ट फैक्टो है, चिड़िया चुग गई है खेत तब बैठ के स्क्रूटनाइज कर रहे हैं. एंड अगेन मिनिस्ट्रीज के तरफ से डिलेड रिस्पॉन्स है, लिमिटेड मीडिया और पब्लिक अटेंशन है. सो दीज आर सम ऑफ द हिंड्रेंसेस. अब हम देखेंगे मैकेनिज्म इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कि कैसे पैक की वर्किंग को स्ट्रेंथन कर सकते हैं. हाउ टू स्ट्रेंथन वर्किंग ऑफ द पैक, राइट? सो सबसे पहला तो यही है कि भाई इनके मेक रिकमेंडेशंस बाइंडिंग. रिकमेंडेशंस को बाइंडिंग करो, पार्शियली या फुली जो भी करो बट बाइंडिंग करो. कुछ तो स्टिक दो, कुछ तो स्टिक दो, तभी इनकी बात अच्छी है बट दूर तक नहीं जा रही है. स्टिक होगा तो बात दूर तक भी जाएगी. सो मेक रिकमेंडेशंस ऑफ द पैक, excuse me, so make recommendations of the pack binding either partially or fully, right? कैसे? एक लीगल और प्रोसीजरल बैकिंग प्रोवाइड कीजिए और सिलेक्ट पैक रिकमेंडेशंस को कुछ पैक के रिकमेंडेशंस हैं उनको एक लीगल या प्रोसीजरल बैकिंग प्रोवाइड कीजिए और ऐसा हो कि ये जो पैक के रिकमेंडेशंस है ये मैंडेटरीली एक्ट ओपन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव के द्वारा. ओके. सेकेंडली कि पैक के रिकमेंडेशंस बाइंडिंग बनाइए. सेकेंडली कि अब बाइंडिंग हो गई
तो टाइमली गवर्नमेंट रिस्पॉन्स भी इंश्योर करना जरूरी है, राइट। टाइमली गवर्नमेंट रिस्पॉन्स करना जरूरी है, दोनों पैक के क्वेरीज को भी एंड पैक के फाइंडिंग्स को भी, साथ ही साथ क्या पैक की फाइंडिंग्स से कंप्लाई करें, और साथ ही साथ अगर डिले हो रहा है तो उसके लिए वो एक्सप्लेन करें कि कंप्लायंस में क्यों डिले हुआ है। क्लियर है ये? फिक्स टाइमलाइन हो मिनिस्ट्रीज के लिए रिस्पॉन्ड करने का, और अगर डिले हो रहा है देन देयर शुड बी अ एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। अब ये अगर इन्फोर्स हो गया तो सेकेंड अपने आप हो जाएगा, राइट, क्योंकि पैक की बात में वजह आ जाएगी। थर्ड है कि रियल टाइम ओवरसाइट को इनेबल किया जाए। देखिए हमने देखा कि पैक का काम क्या है, पोस्ट फैक्टो पोस्टमार्टम करती है, यानी मरीज जो हो चुका सो हो चुका, अब हम देखेंगे कि क्या हुआ। सो अगर रियल टाइम ओवरसाइट हम थोड़ा भी अलाउ कर दे तो इसकी जो एफिकेसी है वो बढ़ जाएगी। रियल टाइम ओवरसाइट में आप, ठीक है, मीडियर मतलब एक टाइमलाइन दे दीजिए, ठीक है, आप हर दिन का नहीं कर सकते, महीने का नहीं कर सकते, बट क्वार्टरली कर दीजिए। सो रियल टाइम ओवरसाइट जैसा कुछ अगर हम कर दे तो पैक जो है वो जो अर्जेंट फाइनेंशियल कंसर्न्स है उसको कभी भी रेज कर सकती है, ना कि वेट करे कि क्या एक रिपोर्ट आए और फिर हम इसको पढ़ें और फिर हम फाइनेंशियल कंसर्न्स को रेज करें। सो अगर रियल टाइम ओवरसाइट हम इनेबल कर देते हैं तो एक बेहतरीन तरीके से हम पैक को इम्पावर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं? टेक्निकल सपोर्ट एंड स्टाफिंग को इंक्रीज करना है। इंक्रीज टेक्निकल सपोर्ट एंड स्टाफिंग कैसे करेंगे? इसके लिए पैक को फुल टाइम एक्सपर्ट्स, ऑडिटर्स और रिसर्चर्स, इनसे हम पैक को इक्विप करेंगे। और ये यूके और ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में भी होता है, इसको हम एज अ बेस्ट प्रैक्टिस भी सजेस्ट कर सकते हैं कि इक्विप पैक विद फुल टाइम एक्सपर्ट्स, ऑडिटर्स एंड रिसर्चर्स एज डन बाय यूके एंड ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट, राइट। नेक्स्ट सॉल्यूशन, नेक्स्ट मेजर हम क्या ले सकते हैं कि जो पैक की रिपोर्ट्स है उनको डिजिटाइज किया जाए और पब्लिक एक्सेस इन्हांस किया जाए। डिजिटल फॉर्मेट में उसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में हम उसको ऑनलाइन पब्लिश कर दे, ताकि पब्लिक स्क्रूटनी से अगर एक्सेस इंप्रूव होता है तो पब्लिक स्क्रूटनी इंप्रूव होगी, पब्लिक स्क्रूटनी एंड मीडिया डिस्कशन होगा, तो ये इससे एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक क्या होगा, एग्जीक्यूटिव के ऊपर प्रेशर बनेगा, राइट। सो पैक के रिपोर्ट्स को डिजिटाइज किया जाए और पब्लिक एक्सेस इनका इन्हांस किया जाए। नेक्स्ट सॉल्यूशन हम कह सकते हैं कि देखिए कैग के जो हाई वैल्यू या फिर सेंसिटिव रिपोर्ट्स हैं, इनका ऑटोमेटिकली या फिर मैंडेटरी रिफरल होना चाहिए पैक को, ताकि एग्जीक्यूटिव जो बाईपासिंग है वो हम रोक सके। यानी जो हाई वैल्यू कैग के रिपोर्ट्स होते हैं, सेंसिटिव रिपोर्ट्स होते हैं, उनको मैंडेटरी बना दो। यहाँ जो लीगल बैकिंग दे रहे हो रिकमेंड, इसके लिए तुम कोई ना कोई लीगल और प्रोसीजर बैकिंग दे रहे हो, इसमें क्लियर कर दो कि दीज आर द हाई वैल्यू रिकमेंडेशंस और सेंसिटिव इशू जिसपे कि कैग रिकमेंडेशन करता है, और ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली पैक को चले जाएंगे। इससे पार्लियामेंट को, ये पार्लियामेंट के थ्रू नहीं जाएंगे, सीधे डायरेक्ट जाएंगे, सो दैट हम एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंटली एंड प्रॉम्प्टली इंश्योर कर सके। अगेन नेक्स्ट हम सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को इंक्लूड करने का स्कोप हम एक्सपैंड करें, राइट। जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स हैं उनको पैक के फाइनेंशियल परव्यू के अंदर लाया जाए, सो दैट जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उनको हम रेगुलेटरी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उनको हम देखें और उनको अवॉइड किया जा सके। क्लियर है ये? जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी पैक के फाइनेंशियल ऑडिट परव्यू के अंदर लाना चाहिए। अगेन नेक्स्ट आप रिकमेंडेशन क्या कह सकते हैं कि देखिए फॉलो अप कमेटी इनकरेज कीजिए, दैट इज पैक के अंदर ही आप एक सब कमेटी कंस्टिट्यूट कर दीजिए जो कि पैक के जो प्रीवियस रिकमेंडेशन है उनकी ट्रैकिंग रखेंगे कि उन पे कितना इन्फोर्समेंट हुआ है, कितना डिले हुआ है, और डिले हुआ है तो एग्जीक्यूटिव ने कोई एक्सप्लेनेशन लिया है या नहीं लिया, राइट। तो कमेटी के अंदर ही हम एक सब कमेटी क्रिएट कर दें जिसको फॉलो अप कमेटी कहेंगे, और उसका रोल रहेगा कि वो पैक के प्रीवियस रिकमेंडेशंस के एफिकेसी को ट्रैक करे। 8 हमने सॉल्यूशंस दिए, इसमें से आप 5 भी लिखेंगे, that will suffice. So this is how you are going
टू डिस्कस एनी इशू। आपको इसलिए बोलती हूँ कि यू डोंट हैव टू प्रिपेयर नोट्स फॉर करेंट अफेयर्स, यू डोंट हैव टू रन आफ्टर करेंट अफेयर्स मटेरियल। आप कहीं से, आप क्योंकि आप नए हैं, अनटिल अनलेस आपने 3-4 अटेम्प्ट नहीं दिए, 3 अटेम्प्ट्स तो सीरियस वाले, आपको नहीं समझ में आएगा कि किन किन इश्यूज पे एक टॉपिक को प्रिपेयर करना है। और जब इंस्टीट्यूट्स हैं, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हैं, वो एक इशू को 360 डिग्री कवरेज के साथ आपको दे रहा है, देन आपका काम है सिर्फ उसको समझना, अंडरस्टैंड करना और उसको मगअप कर जाना और बिल्कुल रेडी रहना कि कहीं से भी मुझे ये टॉपिक आता है, मैं ये इंट्रोडक्शन लिखूंगा, ये 5 मैं सक्सेसेस लिखूंगा, उसमें एग्जाम्पल जाएंगे, ये 5 चैलेंजेस होंगे, ये वे फॉरवर्ड होगा, दैट्स इट। आपको ये रेडी रखना है और इस तरह से आपको मेंस रेडी रहना है। क्लियर है ये? चलिए अब हम एस्टिमेट्स कमिटी पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पिलर नंबर 2 इस क्लास का है, दैट वी आर गोइंग टू इवेलुएट रोल ऑफ एस्टिमेट्स कमिटी। अगेन हम इसको इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम पॉजिटिव्स देखेंगे, कंट्रीब्यूशन देखेंगे, फंक्शन कह लीजिए, रोल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, यानी कुछ भी पूछे पॉजिटिव आपको यही लिखने हैं। इसके बाद हम थर्ड पार्ट में चैलेंजेस देखेंगे, चैलेंजेस पूछे, लिमिटेशंस पूछे, फेलियर पूछे, कुछ भी पूछे, हिंड्रेंस पूछे, आपको वही लिखना है ना, हम गिव अगेंस्ट सॉल्यूशंस देंगे, राइट। और किसी भी आंसर में आपसे डायरेक्टली पूछा हो या ना पूछा हो, अगर आप चैलेंज डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप निगेटिव्स डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप रिमेडियल मेजर देंगे ताकि उनको इम्प्रूव किया जा सके, ये माइंड में आप रखेंगे। तो चलिए इसी टोन के साथ एस्टिमेट्स कमेटी को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो आप एस्टिमेट्स कमेटी को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? आप कहेंगे कि साहब एस्टिमेट्स कमेटी जो है ये वन ऑफ द 3 फाइनेंशियल कमिटीज की उनमें से एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल कमेटी है पार्लियामेंट, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में हुआ था। इसके 30 मेंबर्स होते हैं, देर ऑल फ्रॉम लोकसभा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप, पीटी में पूछा जा सकता है कि ऑल द 30 मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा। और इसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी फंक्शन है, उसका ये प्राइमरी फंक्शन है कि ये देखना, ये एग्जामिन करना कि जो पार्लियामेंट ने फंड्स ग्रांट किए हैं, जो पार्लियामेंट ने फंड्स ग्रांट किए हैं, उसका इन फंड्स का यूज एफिशिएंटली हो रहा है या नहीं हो रहा है। साइमल्टेनियसली दूसरा ये देखना कि पार्लियामेंट ने इन पैसे को देते हुए किसी पर्पज से दिया होगा, ऐसे तो नहीं दिया होगा एग्जीक्यूटिव क्योंकि हाँ जी पॉकेट मनी है आपका, राइट। सो पार्लियामेंट ने जो फंड ग्रांट किया एक पर्पस के लिए दिया है, एक ऑब्जेक्टिव के लिए दिया है, एक इंटेंशन के लिए दिया है। तो दूसरा काम ये है कि ये इंश्योर करना कि ये ऑब्जेक्टिव मेट हो रहा है या नहीं हो रहा, पैसे एफिशिएंटली खर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, और दूसरा जो खर्च हो रहा है, इस खर्च करने से ऑब्जेक्टिव जो है, जिस ऑब्जेक्टिव से पार्लियामेंट ने पैसे दिए थे, वो ऑब्जेक्टिव मेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर है ये? सो यहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड एस्टिमेट्स कमेटी में हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किस पे फोकस करती है? वाज पे, यानी हाउ वाज द मनी स्पेंट, यानी पैसे खर्च हो गए हैं उसके बाद की ये एग्जामिनेशन करती है अकाउंट्स कमेटी। लेकिन एस्टिमेट्स कमेटी, अगर एस्टिमेट्स कमेटी की बात करें तो ये इवेलुएट करती है कि शुड हाउ मनी शुड बी स्पेंट और हाउ मनी इज बीइंग स्पेंट, यानी ये एक आपको डायरेक्शन देती है, फ्यूचरिस्टिक डायरेक्शन देती है, और दूसरा कि करेंट में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। सो पॉलिसी ओवरव्यू एंड मिड टर्म कोर्स करेक्शन, मिड टर्म कोर्स करेक्शन के भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे है जो कि पैक में नहीं है। सो ये आप याद रखेंगे। Now come to contribution, positives, functions, role of estimate committee. So first and foremost, the primary role of estimate committee is to examine budget estimates and suggest economies of scale.
डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट के बजट एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग डिमांड ऑफ ग्रांट्स को एग्जामिन करना क्लॉज बाय क्लॉज, और साथ ही साथ इकोनॉमीज ऑफ स्केल को सजेस्ट करना, यानी ये भी सजेस्ट करना कि आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से कैसे खर्च हो सकते हैं, यानी हाउ गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन बी मेड मोर इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव, इसको भी सजेस्ट करना ये प्राइमरी फंक्शन या रोल है एस्टिमेट्स कमेटी का। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका कि 2018 में एस्टिमेट्स कमेटी ने फर्टिलाइजर सब्सिडीज के रेशनलाइजेशन के रिकमेंडेशन दिया था, और उसने कहा था कि जो भी मैकेनिज्म है, क्योंकि बहुत सारे लीकेज हो रहे थे, तो इस लीकेज को प्लग करने के लिए डीबीटी पे शिफ्ट होने के लिए रिकमेंड किया था एस्टिमेट्स कमेटी ने। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू, कुछ भी लिखना है, आर्गुमेंट हवा में नहीं लिखना है कि ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं, आपके आर्गुमेंट का एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, और अगर एक्सप्लेनेशन है तो एक एग्जाम्पल होना चाहिए। अगर 5 आर्गुमेंट आप लिख रहे हैं, चाहे आप फॉर लिखें या अगेंस्ट लिखें, एटलीस्ट तीन पॉइंट्स में आपके एग्जाम्पल्स होने चाहिए। ओके, सेकेंड, चलिए सेकेंड कंट्रीब्यूशन देखते हैं, सेकेंड फंक्शन देते हैं एस्टिमेट्स कमेटी का। सो इट इवेलुएट्स एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम्स की एफिशिएंसी को इवेलुएट करता है। कैसे? एस्टिमेट कमेटी रिव्यू करता है कि जो पब्लिक फंड्स हैं, पब्लिक फंड्स जो जा रहे हैं, जो खर्च हो रहे हैं, वो इंटेंडेड आउटकम डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो ये रिफॉर्म भी सजेस्ट करती है। तो बाय वर्च्यू ऑफ दिस एस्टिमेट्स कमेटी एफिशिएंसी इवेलुएट्स एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम। अब एग्जांपल देंगे, आप कहेंगे साहब 2016 में एस्टिमेट कमेटी की मनरेगा पे रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट ने बहुत सारे इश्यूज फ्लैग किए थे, जैसे कि वेज पेमेंट में डिले हो रहा था एंड एक्सेट्रा, और साथ ही साथ रिफॉर्म्स भी सजेस्ट किया कि फंड रिलीज मैकेनिज्म जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए और आधार का यूज होना चाहिए। क्लियर है ये? सो दिस इज हाउ दिस कमिटी इवेल्युएट्स एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम। ओके, थर्ड फंक्शन, रोल, कंट्रीब्यूशन ऑफ और बेनिफिट ऑफ एस्टिमेट्स कमिटी कि इट सजेस्ट पॉलिसी अल्टरनेटिव्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ओके, इट सजेस्ट पॉलिसी अल्टरनेटिव या फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आप कह सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे कि कोई स्कीम चल रही है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम चल रही है और उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो कमेटी अल्टरनेटिव्स भी प्रपोज करती है, सिर्फ और सिर्फ इश्यूज नहीं निकालती। हमने पहले भी देखा, जस्ट हम इसको अलग से डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी हमने देखा कि इश्यूज हाईलाइट करने के बाद सजेशंस भी हैं। सो कमेटी सिर्फ और सिर्फ इश्यूज फ्लैग नहीं करती है, अल्टरनेटिव्स भी प्रपोज करती है ताकि गवर्नेंस एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सके। अब एग्जाम्पल देंगे कि देखिए एस्टिमेट्स कमेटी की, देखिए साहब, एस्टिमेट्स कमेटी की एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में सजेस्ट कहा कि अगर एफसीआई बेटर लॉजिस्टिक्स एंड स्टोरेज प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती है तो जो फूड ग्रेन वेस्टेज है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये क्या, ये पॉलिसी रिफॉर्म सजेस्ट कर रही है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म सजेस्ट कर रही है। सो estimates committee also suggest alternative policy reforms। क्लियर है ये? हमने इंट्रोडक्शन में ही देखा था कि कैसे एस्टिमेट्स कमेटी जो है वो फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करती है, पैसे कैसे खर्च होने चाहिए और कैसे खर्च हो रहे इन पे बात करती है, ना कि पैक की तरह कि पैसे कैसे खर्च हुए थे इस पे बात करती है। यहाँ पे थी नहीं है, यहाँ पे क्या है और होंगे, शुड है राइट, नॉट कुड है। क्लियर है ये? सो फोकसिंग, फोर्थ है फोकसिंग ऑन फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग कि पैक जो रेट्रोस्पेक्टिव फंक्शनिंग करता है, एस्टिमेट्स कमिटी जो है वो आगे देखती है और विजनरी है इनका वर्क, और ये बेटर फंड अलोकेशन लॉन्ग टर्म नेशनल प्रायोरिटीज के अलाइनमेंट में एडवाइस करती है। जैसे एस्टिमेट्स कमेटी ने पोस्ट कोविड बजट एस्टिमेट्स में ये रिकमेंड किया था कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ में इंक्रीज होना चाहिए। सो ये क्या कर रही है, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग कर रही है।
फ्यूचर, ये एक आगे देख करके और बता रही है कि लॉन्ग टर्म नेशनल प्रायोरिटी, यानी पोस्ट कोविड बजट एस्टिमेट्स में हमारी प्रायोरिटी क्या होगा, एक्सपेंड इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। तो एस्टिमेट्स कमेटी ने रिकमेंड किया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ में इंक्रीज किया जाए। सो fifth contribution, it also promotes accountability in ministries, right? Estimates committee promotes accountability of ministries in parliament. कैसे? Estimates committee detailed report submit करती है parliament को, and by virtue of doing this it compels ministry to respond and act. Okay? अब पार्लियामेंट में सबमिट हुआ है तो डिस्कशन होगा तो उसके और रिपरकशन है, मीडिया लाइमलाइट, पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होगी, प्रेशर बिल्ड होगा। तो ये एक चैन है, उस चैन को हमने यहाँ पे नहीं दिखाया। हमने कहा कि पार्लियामेंट को मिनिस्ट्रीज के डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करती है, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस रिपोर्ट मिनिस्ट्रीज आर कंपेल्ड टू रिस्पॉन्ड एंड एक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2022 में एस्टिमेट्स कमेटी ने एक इशू फ्लैग किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो अपने हेल्थ बजट अंडर यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, और इसकी वजह से ग्रेटर स्क्रूटनी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री की प्लानिंग की बहुत क्वेश्चनिंग हुई थी कि आप ऐसे सिचुएशन में भी 2020 यानी पोस्ट पैंडेमिक हम रीबिल्ड कर रहे हैं और आप अपने हेल्थ बजट को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। क्लियर है ये? सो दीज आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ एस्टिमेट कमिटी। हमें लिमिटेड रखना है डिस्कशन को, बिल्कुल आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, और बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि ये कंटेंट मैं पढ़ रहा हूँ और मैं पढ़ रही हूँ और मेरे साथ 500, 1000, 2000, 10,000 लाख लोग भी पढ़ रहे हैं। एक ही कंटेंट 1 लाख बच्चे 1 लाख तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे, और कुछ एक्सेप्शनल नहीं करना है। इन्हीं बातों को अगर हम बेहतर तरीके से एक प्रेजेंटेबल वे में हम लिख आए, इतना ही अपने तरीके से एग्जाम में, आम जनरल स्टडीज में हमें कुछ खास नहीं करनी है, हमें आम रहना है। आम रहते हुए हमें पूरे पेपर को एक बेहतर तरीके से एक एवरेज से ऊपर के कंटेंट के साथ हमें एग्जामिनर को अपना पेपर देना है, एंड ये हमारा पर्पस सॉल्व करेगा। चलिए, हमने कंट्रीब्यूशन देख लिया एस्टिमेट्स कमेटी की, अब हम लिमिटेशंस देखेंगे। और लिमिटेशंस में देखिए, मैंने आपके कंट्रीब्यूशन तो 5 ही रखे, लिमिटेशंस मैंने 6 कर दिए हैं। एग्जाम में ये गलती मत करिएगा। लिमिटेशंस, अगर क्वेश्चन का टोन ही ऐसा नहीं है कि भाई ये कमेटी किसी काम की नहीं है, हमेशा निगेटिव्स जो है पॉजिटिव्स के एक कम या बराबर रहे तो सही लगता है, कभी हाईलाइट ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहला लिमिटेशन देख लेते हैं। देखिए, ये तो हमेशा रहेगा, रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी नॉट बाइंडिंग। ये सारे कमेटी में आपका ये आर्गुमेंट चला जाएगा, और क्योंकि ये बाइंडिंग नहीं है तो मिस्ट्रीज या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर डिले कर देते हैं इम्प्लीमेंटेशन से, और इसे कमेटी की इन्फ्लुएंस कुछ रहती ही नहीं है ना। इन्फ्लुएंस नहीं है तभी तो मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशंस इग्नोर हो रही है, डिले हो रही है, राइट? सो रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी नॉट बाइंडिंग। सेकेंड, देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम राज्यसभा। अगेन, जो एस्टिमेट्स कमेटी है इसमें 30 मेंबर्स होते हैं एंड ऑल आर फ्रॉम लोकसभा, ये आप याद रखेंगे। सो कोई राज्यसभा से रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और राज्यसभा से रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो एक तरह से स्क्रूटनी जो है वो नैरोअर है, और जो कलेक्टिव विस्डम है पार्लियामेंट का उसका अंडर यूटिलाइजेशन है, राइट? सो दूसरा इशू ये है कि रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा से नहीं है। थर्डली, कि इट रिव्यूज ओनली एस्टिमेट्स नॉट एक्चुअल एक्सपेंडिचर। जो एस्टिमेट्स कमेटी है, नाम ही है एस्टिमेट्स कमेटी, सिर्फ ये एस्टिमेट्स रिव्यू करती है, एग्जामिन करती है, स्क्रूटनाइज करती है, ना कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर। सो जो रियल टाइम इनएफिशिएंसीज है, मिसयूज या फिर मिसयूज है, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती। हालांकि इसके लिए पैक है, बट स्टिल हम इसके इनएफिशिएंसी में काउंट तो कर ही सकते हैं, राइट? फोर्थ, कि देयर इज अ लैक ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट सपोर्ट स्टाफ। ये हमने पैक में भी देखा था, वही हम एस्टिमेट्स कमेटी में भी देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट सपोर्ट स्टाफ की कमी है। और इसके लिए अभी ये क्या करता है, जो भी टेक्निकल जो भी रिपोर्ट्स है एस्टिमेट्स कमेटी, उसमें आप पाएंगे कि देयर इज अ लैक ऑफ टेक्निकल डेप्थ की कमी है। सो जनरली यू विल सी कि जेनरिक रिकमेंडेशंस है, और जेनरिक रिकमेंडेशन होंगे तो ऑफ कोर्स इनका इम्पैक्ट कैसा होगा, जेनरिक ही होगा, राइट? सो ये एक इशू है।
फिफ्थ क्या है कि देयर इज एक्सेसिव वर्कलोड विद लिमिटेड सिटिंग, राइट, क्योंकि मिनिस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है और इनकी सिटी मिनिस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है और सिमिट इनकी जो एस्टिमेट्स कमेटी की सीटिंग है ये बहुत लिमिटेड है। सो काम बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम है, तो क्या होगा, जो काम है उसकी क्वालिटी डाइल्यूट हो जाएगी, क्वालिटी कंप्रोमाइज होगी। सो ये जो एक्सेसिव वर्कलोड विथ लिमिटेड सिटिंग क्या करता है, इनकी स्क्रूटनी की क्वालिटी को डाइल्यूट करता है। सो डाइल्यूटेड स्क्रूटनी हमें मिलती है। ओके, अगेन डिलेड फॉलो अप बाय द मिनिस्ट्री रिस्पॉन्स करने के लिए बहुत समय लगाते हैं। अगेन मैंने 6 इश्यूज डिस्कस कर दिए, पर डोंट डू दैट। इनमें से 5 आप कोई भी पिकअप कर लेंगे, फर्स्ट 5 आप कर सकते हैं। सो हमने देखिए, हमने इंट्रोडक्शन भी कर लिया, हमने कंट्रीब्यूशन भी देख लिए, हमने लिमिटेशन भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि देखिए हमने लिमिटेशन देखा है तो अब हमें सोल्यूशन तो देना पड़ेगा। ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, क्वेश्चन में पूछे या ना पूछे, जहां भी आप चैलेंजेस डिस्कस करेंगे आप सॉल्यूशन देंगे। चाहे 10 नंबर के क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली नहीं पूछा, आप कंक्लूजन में 4-5 पॉइंट लिख दीजिए, उसी से कंक्लूड कर दीजिए, बट आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड एप्टीट्यूड रखना ही रखना है, राइट। सो चलिए इसी टोन पे हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कि क्या क्या मेजर लेने चाहिए। सो फर्स्ट मेजर तो यही होगा कि भाई टाइम बाउंड रिस्पॉन्स, टाइम बाउंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्स को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, राइट। इससे क्या होगा कि इससे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर रहेगी। कैसे कि मिनिस्ट्रीज को एक्ट करना है या फिर उनको एक्सप्लेन करना है कि उन्होंने टाइमली एक्शन क्यों नहीं लिया, राइट। सो एक इस टाइम बाउंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्स का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होना जरूरी है। इससे जवाबदेही मिनिस्ट्रीज की तय होगी कि उन्होंने या तो एक्शन लेना है या फिर एक्शन नहीं लिया, उसका एक्सप्लेनेशन आएगा। सो दैट ये एक अच्छा सोल्यूशन है। सेकेंड सोल्यूशन आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि देखिए हमने देखा था कि सपोर्ट स्टाफ और टेक्निकल सपोर्ट की कमी है, उसका सोल्यूशन हम दे रहे हैं कि देखिए एक्सपर्ट और रिसर्चर्स को कमेटी में इन्वॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि जो सुपरफिशियल और जेनरिक रिपोर्ट देते थे ये, उससे क्या होगा कि जब एक्सपर्ट एंड रिसर्चर्स आएंगे तो जो एनालिसिस है, जो स्क्रूटनी है, उसकी क्वालिटी और डेप्थ इन्हांस हो जाएगी। स्पेशली जो टेक्निकल सेक्टर्स है जैसे कि एनर्जी हो गई, डिफेंस हो गया, फिनांस हो गया, इन सेक्टर्स की जो एनालिसिस स्क्रूटनी है उसकी क्वालिटी और डेप्थ इन्हांस हो जाएगी। सो एक्सपर्ट्स एंड रिसर्चर्स को इन्वॉल्व किया जाए कमिटी के सपोर्ट में। थर्ड, हमने जो लास्ट डिस्कस किया इशू कि भाई समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, तो नंबर ऑफ सिटिंग्स को बढ़ाया जाए, कमेटी के नंबर ऑफ सिटिंग्स को बढ़ाया जाए। इससे क्या होगा, इन डेप्थ स्क्रूटनी होगी मेजर स्कीम्स की और मिनिस्ट्रीज की, और इससे रिलीवेंस, इससे कमेटी का जो रिलीवेंस और रीच है वो बढ़ेगा। सो नंबर ऑफ सिटिंग्स एंड फोकस एरिया बढ़ाया जाए कमेटी की। अगेन फोर्थ, रियल टाइम एक्सपेंडिचर डेटा को, रियल टाइम एक्सेस दिया जाए एक्सपेंडिचर डेटा को। इससे क्या होगा कि एक पेपर बेस्ड रिव्यू से लेकर के डायनेमिक डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग हो पब्लिक स्पेंडिंग की, राइट, रियल टाइम एक्सेस दिया जाए। फिफ्थली कि पैक के साथ, अगर एस्टिमेट कमेटी का हम पैक के साथ कोऑर्डिनेशन करा दे तो इससे क्या होगा, जो डुप्लीकेशन हो रहा है वो अवॉइड करेंगे और साथ ही साथ कंप्रिहेंसिव कवरेज होगा, साथ ही साथ फॉलो थ्रू होगा और कोई ओवरलैपिंग कंसर्न नहीं रहेंगे, राइट। सो अगेन पैक का जो है, पैक हमने देखा पैक जो है बाद के स्क्रूटनी कर रही है एक्सपेंडिचर होने के बाद, ये एस्टिमेट्स की कर रही है और जब एक्सपेंडिचर हो रहा है उस दौरान कर रही है। तो अगर इनके हम कोऑर्डिनेशन इंप्रूव कर दें पैक के साथ और बाकी स्टैंडिंग कमेटी के साथ तो वारे न्यारे हो जाएंगे हमारे, राइट, डुप्लीकेशन अवॉइड हो जाएगा, ओवरलैपिंग कंसर्न मिनिमाइज हो जाएगा एंड कवरेज कंप्रिहेंसिव होगा। सो इसके बाद आप कंक्लूज कर सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे दिया हुआ आप देख लेंगे। सो अगर ये मेजर्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो एस्टिमेट्स कमेटी के वर्किंग में, एस्टिमेट्स कमेटी की एफिशिएंसी एंड वर्किंग को हम ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे अगेन कुछ बातें बता दूं आंसर राइटिंग से रिलेटेड। बच्चे या जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जब वो आंसर लिखते हैं उनके वो इशू कुछ और हाईलाइट करेंगे और वो जब रिकमेंडेशन लिखते हैं उनका उन इशुओं से कोई वास्ता नहीं होता है।
तो थोड़ा सा ना सिनर्जी होनी चाहिए, थोड़ा सा कोहेरेंस होना चाहिए, देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोहेरेंस इन व्हाट आर यू आर फ्लैगिंग, व्हाट आर द इश्यूज यू आर फ्लैगिंग एंड व्हाट आर द सजेशंस यू आर रिकमेंडिंग। इश्यूज आपने कुछ और लिखे, सजेशन कुछ और लिखा, अगर एग्जामिनर ने बहुत डिटेल से पढ़ लिया तो एग्जामिनर को ये इम्प्रेशन जाएगा कि दिस दिस स्टूडेंट, दिस किड, दिस एस्पिरेंट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए इसी बात के साथ हम लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज हम अब जो एक और इम्पोर्टेंट स्टैंडिंग कमिटी है, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, DRCs कहते हैं जिसको, इसके भी वर्किंग को हम इवेल्युएट कर लें, राइट। सो अगेन आपको पता है अब कि कुछ भी आए पॉजिटिव में यही लिखना है, निगेटिव में यही लिखना है, बातें अलग अलग तरीके से होंगी बट बातों का एसेंस हमेशा एक ही रहता है, ये आप याद रखेंगे। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का। सो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी की बात करें तो इनका इंट्रोडक्शन 1993 में हुआ था एंड पर्पस क्या था, लेजिस्लेटिव ओवरसाइट को स्ट्रेंथन करना और साथ ही साथ मिनिस्ट्रीज की डिटेल्ड स्क्रूटिनी को फैसिलिटेट करना। तो DRCs 1993 में क्यों इंट्रोड्यूस हुए थे, ताकि टू स्ट्रेंथन द लेजिस्लेटिव ओवरसाइट को स्ट्रेंथन करना हो और साथ ही साथ मिनिस्ट्रीज की डिटेल्ड स्क्रूटिनी को फैसिलिटेट करना हो। याद रखेंगे आप 24 DRCs हैं, 24 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को कवर करते हैं यार। इसमें मेंबर्स दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होते हैं, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? ये एस्टिमेट्स कमेटी एक एक्सेप्शन है। ये जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है ये मिनी पार्लियामेंट्स की तरह काम करते हैं। ये कैसे? ये इन डेप्थ पॉलिसी इवैल्यूएशन को फैसिलिटेट कराते हैं, बजट स्क्रूटनी करते हैं और साथ ही साथ जो भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स है मिनिस्ट्रीज का उनको रिव्यू करते हैं और बियॉन्ड द कंस्ट्रेंट ऑफ पार्लियामेंट्री सेशंस। यानी हमने देखा था कल के क्लास में कि कैसा ये कंटिन्यूटी प्रोवाइड करते हैं ये जो कमिटीज होते हैं। तो पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं है तब भी अगर किसी मिनिस्ट्री के तब भी जो भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स है उनका रिव्यू चलता रहता है, बजट की स्क्रूटनी होती रहती है, पॉलिसी है उसका इवेल्युएशन होता रहता है। सो एक तरह से कंटिन्यूटी प्रोवाइड करते हैं पार्लियामेंट के लिमिटेड टाइम कंस्ट्रेंट्स के बियॉन्ड जा करके। सो ये इंट्रोडक्शन है डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज का। ऑफ कोर्स आप इसको शॉर्ट में लिखेंगे बट इतना बेयर मिनिमम आपको बताना जरूरी है। अगेन अब हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखेंगे, इसी के जगह पे रोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब शायद मैं उस जगह पे आ गई हूँ कि अब आपको बार बार ये बताने की आवश्यकता कल के क्लास से नहीं पड़ेगी। सो पहला है एरिया ऑफ कंट्रीब्यूशन, देख लेते हैं। सो दे प्रोवाइड डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये याद रखिएगा पीटी में पूछा जा सकता है आपने। सो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बजटरी एलोकेशन को एग्जामिन करते हैं और सेक्टर स्पेसिफिक रिफॉर्म जो है वो सजेस्ट करते हैं। क्लियर है? ये एग्जाम्पल दे देंगे आप कि देखिए साहब 2020 में जो स्टैंडिंग कमेटी थी हेल्थ की, उसने नेशनल हेल्थ मिशन फंड्स के अंडर यूटिलाइजेशन को फ्लैग किया था और साथ ही साथ फंड मैकेनिज्म बेहतर हो सके, फंड फ्लो मैकेनिज्म बेहतर हो सके उसके लिए रिकमेंडेशन भी सजेस्ट किया था। क्लियर है ये? सो DRCs क्या करते हैं, डिमांड ऑफ ग्रांट या फिर बजटरी एलोकेशन को डिटेल में एग्जामिन करते हैं और साथ ही साथ सेक्टर स्पेसिफिक रिफॉर्म भी करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। सेकेंड कंट्रीब्यूशन ऑफ DRCs कि वो दे इन्हांस लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी को इन्हांस करते हैं। कैसे? बिल्स होती हैं उनको क्लॉज बाय क्लॉज रिव्यू करते हैं और डिटेल में डिस्कशन होता है और साथ ही साथ क्रिटिकल अमेंडमेंट्स भी ये DRCs सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो 2019 में था, वो क्लॉज बाय क्लॉज उस पर डिस्कशन हुआ था और 80+ चेंजेस सजेस्ट किए थे DRCs ने रिलेटेड टू इम्प्रूविंग प्राइवेसी सेफगार्ड्स। सो आप याद रखेंगे कैसे डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज
लेजिस्लेटिव क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और एक एग्जाम्पल देते हैं। मैं आपकी जगह पे होती तो मैं ये इंश्योर करती कि ठीक है, अगर डीआरसी जाएंगे तो मैं ये पॉइंट लिखूंगी, इसके सामने एक एग्जाम्पल लिखूंगी, इसके बियॉन्ड मुझे जाना नहीं है। These examples are relevant for this year. These examples are relevant for 2026, and these examples are relevant for 2027 and more. Right? So आप अपने विजडम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ कम टू इम्प्रूव थर्ड जो सक्सेस है, थर्ड जो एरिया ऑफ कंट्रीब्यूशन है, पॉलिसी अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करना। कैसे? पॉलिसी अकाउंट डीआरसीज जो है ये मिनिस्ट्रीज को क्वेश्चन करती हैं इम्प्लीमेंटेशन गैप्स पे, डिलेज पे एंड इनएफिशिएंसी से, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस दे इम्प्रूव पॉलिसी अकाउंटेबिलिटी। एग्जांपल आप कोट करेंगे कि सर साहब जो कमिटी ऑफ जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी एजुकेशन की 2021 में उसने डिजिटल डिवाइड और स्कूल क्लोजर पे कंसर्न उठाए थे कोविड-19 के दौरान, और इसने प्रेशर किया था मिनिस्ट्री को टू पुश फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए कैसे ये पॉलिसी अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन गैप्स भी हाईलाइट कर रहे हैं और साथ ही साथ मेजर्स भी सजेस्ट कर रहे हैं कि साहब कोविड-19 के दौरान डिजिटल डिवाइड और स्कूल क्लोजर हुए हैं और इसलिए जरूरी है कि हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ पुश होना चाहिए। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन कि देखिए ये बाई पार्टीशन साहब ये ऐसा है कि जो ये कमिटीज़ हैं डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़, ये बाई पार्टीशन डायलॉग इनेबल करते हैं। कैसे? तो क्योंकि जो हाउस में मेन हाउस में डिबेट्स होता है वो जनरली पोलिटिसाइज्ड होता है, बट ये जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं, हमने कल कहा था कि जनरली ये पार्टी लाइंस के बियॉन्ड जा करके एक बाय पार्टीशन मैनर में डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, क्योंकि पब्लिक प्रेशर वहाँ पे नहीं होता। राइट, क्लोज चैम्बर इनकी वर्किंग होती है और एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस, कंस्ट्रक्टिव रिकमेंडेशंस एंड सॉल्यूशन लेके आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको कोट करेंगे कि देखिए कमेटी जो डीआरसी है, मैंने डीआरएससी इसमें से कमिटी ऑन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत सारे एमपीज अक्रॉस पार्टी लाइन साथ है उन्होंने, और ओटीटी रेगुलेशन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म के रेगुलेशन के जो भी प्रोविजंस है उसमें उसको असेस किया और उस पर रिकमेंड किया। तो ये दिस डीआरएससी दे इनेबल बाई पार्टीशन डायलॉग। एंड नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन अगेन देखिए बातें रिपीट होंगे क्योंकि इवेंचुअली सब कमिटी ही है ना, किसी की फंक्शनिंग स्पेसिफिक है तो उसमें 2-3 पॉइंट स्पेसिफिक हो जाएगा, बट अगेन बातें रिपीट होंगी। जैसे कि बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल मेमोरी एंड कंटिन्यूटी, ये हमने पहले भी देखा था, कल भी देखा था, आज भी देखा है। कंटिन्यूटी प्रोवाइड करते हैं कि ये कैसे इंस्टीट्यूशनल मेमोरी एंड कंटिन्यूटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के ये जो डीआरएससीज हैं, ये स्टैंडिंग कमिटीज हैं, राइट, ये पीरियोडिकली कंस्टिट्यूट होते रहते हैं, प्रिफरेबली 1 साल पे, राइट। तो ये हर साल मिनिस्ट्रीज के परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, इनकी रिपोर्ट आ रही है, रिकमेंडेशन आ रही है, और ये सब क्या हो रहा है, ये स्टोर हो रहा है। तो ये इंस्टीट्यूशनल मेमोरी क्या हो रहा है, बिल्ड हो रहा है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। और कंटिन्यूटी यानी जहाँ पे पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब भी काम कर रहे हैं, और ये क्योंकि ये स्टैंडिंग कमिटी है सो ये कंटिन्यूअस फंक्शन कर रही है। सो देयर इज अ कंटिन्यूटी इन परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड ट्रेंड्स ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, और इवेंचुअली यूजफुल होती है, राइट। सो दीज आर द कंट्रीब्यूशन। नाउ कमिंग टू लिमिटेशन अगेन देखिए वही है कि साहब बात तो बहुत अच्छी करते हैं बट बात में वजन नहीं है। वजन मतलब ऐसा नहीं है कि बात बहुत अच्छी करते हैं बट वैसा वजन नहीं कि कोई दब जाए, यानी रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग नहीं है तो मिनिस्ट्रीज क्यों सुनेंगे, सीरियसली क्यों लेंगे, राइट। तो दिस इज द लिमिटेशन दैट रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग। सेकेंड कि पब्लिक विजिबिलिटी बहुत कम है, फॉलोअप बहुत लिमिटेड है, क्योंकि रिपोर्ट्स हम मोस्ट ऑफ द टाइम अंडर डिस्कस्ड रह जाते हैं। पार्लियामेंट में कोई चीज अंडर डिस्कस्ड है तो मीडिया उसको क्यों उठाएगा, मीडिया नहीं उठाएगी, पब्लिक ओपिनियन कैसे बिल्ड होगा, राइट। सो लिमिटेड विजिबिलिटी, इनकी पब्लिक विजिबिलिटी बहुत कम है। कैपेसिटी डिफिसिट, ये सबके इशू है। रिसर्च एंड एक्सपर्ट इनपुट्स की कमी है, फुल टाइम सपोर्ट स्टाफ नहीं है इनके पास, सरफेस लेवल इसकी वजह से स्क्रूटनी होती है,
वो भी कम्प्लेक्स एरिया की, जैसे एआई हो गया, डिफेंस हो गया, टेक हो गया। अब इस तरह के कम्प्लेक्स एरिया की अगर सुपरफिशियल स्क्रूटनी हो, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है, ये सबके इश्यूज है, आप लिख सकते हैं, हर जगह इसको फिट कर देंगे। शॉर्ट टेन्योर एंड फ्रीक्वेंट रिसफलिंग ऑफ मेंबर्स, राइट। जनरली 1 साल के लिए होता है, 1 ईयर के लिए होता है, तो फ्रीक्वेंट हर साल इनका कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, राइट। तो मेंबर्स की फ्रीक्वेंट रिशफलिंग हो रही है, सो कंटिन्यूटी हैम्पर हो रही है, और सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्टाइज भी जो है मेंबर्स का, अगर एक ही मेंबर लंबे समय तक काम करे तो सब्जेक्ट मैटर में उसका एक्सपर्टाइज हो जाएगा। बट क्योंकि टेनियर बहुत शॉर्ट है और फ्रीक्वेंट रिशफलिंग है मेंबर्स का, तो इससे क्या होता है, एक्सपर्टाइज कभी डेवलप नहीं हो पाता है। क्लियर है ये? और गवर्नमेंट बिल्स ऑफन बाईपास डिपार्टमेंट डीआरएसएस स्क्रूटनी, की बिल्स है जो कि बिना कमिटी को रिफर किए ही बाईपास कर देती है, जैसे फार्म लॉज है, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। तो अंडरमाइनिंग ओवरऑल लेजिस्लेटिव चेक्स तो अंडरमाइन कर ही रहे हैं, ओवरऑल पार्लियामेंट की अथॉरिटी को भी अंडरमाइन कर रहे हैं। तो साहब ये मसले चल रहे हैं डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी में। 2-3 पॉइंट्स तो आपको सिमिलर मिलेंगे, और ये सारी अगर जनरल कमेटी के क्वेश्चन आता है, जनरल वे में आता है, स्पेसिफिक नहीं आता, तो भाई आप किसी का भी इशू उठा के कहीं भी डाल दीजिए, चलेगा। एग्जाम्पल्स आप स्पेसिफिक के दे दीजिए, वो जनरल में भी चल जाएगा। कल का क्लास अगर नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं। चलिए हम मेजर्स देख लेते हैं कि भाई हमने मसले तो देख लिए, मसलों का समाधान भी दो, है ना। तो चलिए हम देते हैं कि साहब ऐसा कीजिए, पहला हम मेजर क्या दे रहे हैं कि कमिटी की स्क्रूटनी मैंडेटरी कर दीजिए ऑल मेजर बिल्स के लिए। मेजर बिल्स जैसे हमने देखा, फिनांस जो फार्मर्स बिल था, फार्मर्स लॉ था, वो बाईपास कर दिया गया था। तो ऐसे मेजर बिल्स हो उनके लिए तो कमिटी की स्क्रूटनी मैंडेटरी होना चाहिए। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट बाईपास नहीं कर पाएगी एक्सपर्ट स्क्रूटनी, जैसे कि फार्म लॉ, राइट। सो इससे क्या होगा, इन्फॉर्म्ड लेजिस्लेशन होगा। सो पहला हमने मसला हल करने के लिए क्या समाधान दिया कि ऐसा कीजिए, मेजर बिल्स को मैंडेटरी कर दीजिए कमेटी की इस कमेटी के स्क्रूटनी को। सेकेंड हम सॉल्यूशन क्या देंगे कि देखिए, फुल टाइम रिसर्च एंड सपोर्ट एक्सपर्ट सपोर्ट दीजिए, फुल टाइम रिसर्च एंड एक्सपर्ट सपोर्ट दीजिए। इससे क्या होगा कि कमिटी जो है टेक्निकल सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज जो है उसको इन डेप्थ में डील कर पाएंगी। जैसे कि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस भी दे सकते हैं कि देखिए साहब, यूएस की कांग्रेशनल कमिटीज हैं या फिर यूके की सिलेक्ट कमिटी है, उनके पास है ऐसा स्ट्रक्चर, उनके पास टेक्निकल एंड रिसर्च एंड एक्सपोर्ट स्टाफ की सपोर्ट होती है, तो हम अपने कमिटीज को क्यों नहीं दे सकते हैं, राइट। ताकि वो सेक्टर स्पेसिफिक, जब वो एनर्जी, जब वो एटॉमिक एनर्जी, जब वो ट्रांसफॉर्मेटिव सेक्टर्स है, जैसे कि एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इन सबको स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, तो उनको टेक्निकल हैंडल तो मिलना ही चाहिए, इजंट इट, राइट। तो हम नेक्स्ट सॉल्यूशन पे चलते हैं कि देखिए, टाइम बाउंड मिनिस्ट्री रिस्पॉन्स को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दीजिए, राइट, रिकमेंडेशन पे। और अगर वो नहीं इससे क्या होगा, ऑफ कोर्स अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगा, और इससे ये भी होगा कि उनकी बात में बात का एक्चुअल वजन हो, यानी पेपर वेट वाला वजन, कि उनकी बात अगर वो ऐसे ही दरकिनार नहीं कर सकते, दे आर नॉट इग्नोर्ड, राइट, या फिर डिलेड रिकमेंडेशन आ गया है डीआरसी की, वो पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होगा, उस पर या तो एक्शन लेंगे या फिर एक्सप्लेनेशन आएगा। क्लियर है ये? सो आप टाइम बाउंड मिनिस्ट्री रिस्पॉन्स इंस्टीट्यूशनलाइज कर दीजिए। और ये हमने प्रीवियस टॉपिक पे भी यही देखा था। ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक इंगेजमेंट को इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक इंगेजमेंट की, भाई ऐसा करिए कि सिंप्लीफाइड रिपोर्ट्स को पब्लिश करिए, और स्पेशली डिजिटल फॉर्मेट में पब्लिश कर दीजिए। और ये जो सिंप्लीफाइड रिपोर्ट जब पब्लिक डोमेन में जाएंगे, सिटीजन अवेयरनेस को इंक्रीज करेंगे, और इससे क्या होगा, मीडिया स्क्रूटनी इंप्रूव होगी, तो क्या होगा, इससे एग्जीक्यूटिव पे प्रेशर बिल्ड होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। सो पब्लिक एंगेजमेंट को हमें बढ़ाना है। एंड अगेन नेक्स्ट कि भाई जो एक्सटेंड टेनियर एंड इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ मेंबरशिप, जो हमने इशू डिस्कस किया कि शॉर्ट टेनियर होता है, मेंबर्स हमेशा हर एक साल पे बदले जाते हैं, राइट। तो अगर उनके मेंबर्स को हम एक्सटेंड कर दें और स्टेबलाइज कर दें, तो सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज एमपीज बिल्ड कर सकते हैं, राइट। एंड ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, इससे क्या होगा कि कोहेरेंट एंड इफेक्टिव ओवरसाइट होगा। सो जैसा कि मैंने कहा था
कि जो इश्यूज हैं, जो आप इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, उनके सिनर्जी में, उनके कॉरस्पॉन्डिंग ही कोशिश करना है कि हमें सोल्यूशन दिखना है। ऐसा बहुत बार कॉपीज में देखा गया कि बच्चे इशू कुछ और लिखते हैं, सोल्यूशन कुछ और लिखते हैं। बट अगेन, आंसर राइटिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस, एवरीडे लर्निंग प्रोसेस, एंड साइमल्टेनियसली आर्ट है ये, विद द टाइम आप डेवलप करते हैं। सो इसके साथ अगेन आप इसको कंक्लूड कर देंगे, जो भी आपको दिख रहा है, या फिर अपने तरीके से। विद दिस वी आर कंक्लूडिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज। और बीच बीच में मैं डिस्कशंस में जो छोटे मोटे एनेक्डोट्स लाती हूँ, और जो जो डिस्कशन का मीडियम रखा है, इंग्लिश रखा है, इसलिए ही रखा है ताकि क्लास थोड़ा सा इंटरटेनिंग हो जाए, या फिर मोनोटोनस हो जाएगा, है ना। तो मुझे लगता है कि आप लोग तक मेरी बात पहुंच रही होगी। अगर आप इसको सिर्फ इंग्लिश में रखना चाहते हैं, स्टिल यू कैन राइट, बट उससे जो वैसे बच्चे जो बाइलिंगुअल सब्जेक्ट्स में ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो फिर इससे दूर हो जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा जो डोमेन ऑफ कवरेज हो, हम थोड़ा ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो, यानी ऑल इंग्लिश मीडियम पीपल कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि हम मैक्सिमम हमारे कीवर्ड्स इंग्लिश में, सारे कीवर्ड्स इंग्लिश में, ऑल बाइलिंगुअल पीपल कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि हम जो कीवर्ड्स है इंग्लिश में रख रहे हैं और एक्सप्लेनेशन हिंदी में। और जो बिल्कुल सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इनके लिए थोड़ा सा है मसला, क्योंकि हिंदी मैं एकदम से टेक्निकल हिंदी नहीं बोल पाती, मुझे आती भी नहीं है। तो अगर वो उनको मेरे एक्सप्लेनेशन से समझ आ रही है, तो थोड़ा सा बेनिफिट हम थोड़ा सा रख सकते हैं कि नहीं, हिंदी का भी हम प्रयोग करेंगे। इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश के तो बहुत से चैनल्स आपको मिलेंगे, और जैसे इंग्लिश एक भाषा है, वैसे हिंदी एक भाषा है। इसको बहुत ज़्यादा कुछ ग्लैमराइज करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। सो विद ऑन दिस नोट हम इस क्लास को कंक्लूड करते हैं, और हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच।